घरेलू वायरिंग में समांतर क्रम में उपकरणों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि फ्यूज सामान्यतः किस धातु के बने होते हैं। फ्यूज जो है किस धातु के बने होते हैं, तांबा के, लोहा के, टीन, सीसा, मिश्र धातु और एल्यूमिनियम। तो किसका होता है, टीन, सीसा, मिश्र धातु के फ्यूज बने होते हैं। अगला सवाल है कि घरेलू विद्युत परिपथ में अर्थिंग का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये अभी फिजिक्स का क्वेश्चन चल रहा है, इसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, हम लोग तीनों का देखने वाले हैं। तो घरेलू विद्युत परिपथ में अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, धारा को बढ़ाना, झटका से सुरक्षा, वोल्टेज घटाना, शक्ति बढ़ाना। तो क्या होता है, झटका से सुरक्षा, ताकि झटका ना लगे, इसलिए हम लोग अर्थिंग का यूज़ करते हैं। अगला सवाल है कि एमसीबी का पूरा नाम क्या है। मेन सर्किट बोर्ड, मेजर सर्किट ब्रेकर, मैनुअल कंट्रोल बटन, मेन कंट्रोल ब्रेकर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मैनेजर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मैनेजर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि घरेलू उपकरण में प्रयुक्त धारा का प्रकार क्या होता है। डीसी होता है, एसी होता है, दोनों होता है, क्या होता है। तो घरेलू उपकरणों में धारा जो है एसी होता है, हमेशा क्या होता है, एसी, अल्टरनेटिव करंट होता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। अगला सवाल है कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति कब उत्पन्न होती है, मतलब सब शॉर्ट सर्किट जो है कब लगता है। धारा कम होने पर, उपकरण बंद होने पर, लाइव और न्यूट्रल तार संपर्क में आने पर, अर्थिंग होने पर। तो आंसर क्या होगा, लाइव और न्यूट्रल तार, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना अपने भाषा में कि ठंडा और गर्म। ठीक है, जब दोनों संपर्क में आ जाते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। अगला सवाल देखते हैं, घरेलू परिपथ में लाइव तार का रंग कैसा होता है। लाइव तार जो होता है, जो गर्म तार होता है, उसका रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है लाल रंग का होता है। ठीक है, वैसे भी हम लोग लाल रंग को खतरा के लिए जानते हैं, तो इसको ट्रिक्स याद रख सकते हैं कि लाल रंग जो है, लाइव तार जो गर्म तार होता है, लाल रंग का होना चाहिए। अगला सवाल है कि घरेलू वायरिंग में न्यूट्रल तार का कार्य क्या है। ठीक है, न्यूट्रल तार क्या करता है, धारा वापस ले जाता है, सुरक्षा देता है, वोल्टेज बढ़ाना। तो इसका काम होता है धारा को वापस ले जाना। ठीक है, धारा को ये वापस ले जाता है न्यूट्रल तार। जो लाइव तार है वो क्या करता है, धारा को लाता है, और जो ये न्यूट्रल तार होता है क्या करता है, धारा को वापस ले जाता है, और अर्थिंग क्या करता है, हमें सुरक्षा देता है। ऐसे हम याद रखेंगे। अगला सवाल है कि फ्यूज को किस तार में लगाया जाता है, न्यूट्रल में, अर्थ में, लाइव में, सभी में। लाइव का मतलब होता है जो गर्म तार है उसको, हमेशा याद रखेंगे लाइव। ठीक है, तो फ्यूज को किस में लगाया जाता है, तो फ्यूज को हमेशा लाइव में लगाया जाता है, क्योंकि लाइव को हम लोग फ्यूज मतलब लाइट काट देंगे तो क्या हो जाएगा, लाइट पूरा कट जाएगा, इसलिए लाइव में फ्यूज को लगाया जाता है। अगला सवाल है कि अधिक शक्ति वाले उपकरणों के लिए तार मोटे क्यों होते हैं। सुंदरता के लिए, कम प्रतिरोध, कम वोल्टेज, धारा रोकने हेतु। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, कम प्रतिरोध के लिए। ठीक है, अधिक शक्ति वाले उपकरणों में तार मोटे लगाए जाते हैं, क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या होता है। मीटर किसे मापता है, धारा को मापता है, वोल्टेज को मापता है, शक्ति को, विद्युत ऊर्जा को। तो घरेलू जो मीटर होता है विद्युत ऊर्जा को मापता है। ठीक है, किसको मापता है, विद्युत ऊर्जा को घरेलू मीटर मापता है। अगला सवाल देखते हैं कि यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर है। 100 वाट, 1000 वाट, 1 किलो वाट आवर, 1 वाट आवर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 किलो वाट आवर। ठीक है, एक यूनिट जो है 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक यूनिट किसके बराबर होता है, तो 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। एमसीबी फ्यूज से बेहतर क्यों है, मतलब फ्यूज का ही एक रूप है एमसीबी, वो फ्यूज से बेहतर क्यों है। ये सस्ता है, बार बार बदला नहीं जाता, सुंदर है, भारी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बार बार बदला नहीं जाता। ठीक है, एमसीबी फ्यूज जो है बार बार नहीं बदला जाता है, इसलिए ये वो उससे अच्छा है। अगला सवाल है, घरेलू परिपथ में ओवरलोडिंग का कारण क्या है। कम उपकरण, एक साथ कई उपकरण, अर्थिंग, मोटा तार। तो एक साथ बहुत सारा उपकरण अगर हम लगा देंगे तो क्या होता है, ओवरलोड होता है, और ओवरलोड होने के कारण ही शॉर्ट सर्किट भी कई बार हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि घरेलू सप्लाई का मानक वोल्टेज लगभग कितना है। तो 220 वोल्ट होता है मानक वोल्टेज, जो हमारे घर में जो लाइट आती है उसका जो वोल्टेज होता है 220 वोल्टेज होता है।
अगला सवाल है कि फ्यूज का सिद्धांत किस प्रभाव पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, प्रकाश प्रभाव। तो हम लोग जानते हैं कि फ्यूज जब गर्म होता है तो किस पे काम करेगा? तो ऊष्मीय प्रभाव पे काम करेगा। ठीक है, हम लोग वैसे भी जानते हैं कि फ्यूज किस लिए लगाते हैं, ताकि अगर धारा ज़्यादा आए तो वो गल जाए। ठीक है, गर्म होकर के गल जाए। तो गलेगा कब? जब ऊष्मा मिलेगा। तो इससे भी हम लोग याद रख सकते हैं कि फ्यूज का सिद्धांत किस पे काम करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अगला सवाल देखते हैं कि आर्थिंग तार का रंग सामान्यतः कैसा होता है? जो आर्थिंग का तार होना चाहिए कैसा रंग का होना चाहिए? हम लोग तो जनरली कोई भी रंग का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो नियम है, नियम के अनुसार कौन सा रंग होना चाहिए? तो इसका रंग हरा होना चाहिए। ठीक है, आर्थिंग का रंग कैसा होना चाहिए? हरा होना चाहिए। और जो गर्म तार है उसका लाल होना चाहिए। ठीक है, ये सब नियम होता है, नियम के अनुसार होना चाहिए। घरेलू वायरिंग में किस क्रम का प्रयोग करते हैं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, कोई नहीं। तो घरेलू वायरिंग में हम लोग समांतर क्रम का यूज़ करते हैं। जो हमारे घर में बिजली आती है समांतर क्रम में रहती है। अगला सवाल देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट से क्या खतरा होता है? आग लगना, उपकरण सुरक्षित, धारा कम, वोल्टेज शून्य। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है? आग लग सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आग लगना। अगला सवाल है कि अधिक धारा बहने पर एमसीबी क्या करता है? धारा को बढ़ाता है, परिपथ तोड़ देता है, वोल्टेज बढ़ाता है, कुछ नहीं। तो क्या करता है? एमसीबी एक प्रकार का फ्यूज है। जब परिपथ में धारा अधिक बहने लगे तो क्या करता है? वो परिपथ को तोड़ देता है, जिससे क्या होता है कि धारा आगे नहीं बढ़ पाता है और हमारे घर में जो उपकरण है वो सुरक्षित बच जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि घरेलू परिपथ में स्विच किस तार में लगाया जाता है? तो स्विच और जो ये फ्यूज होता है दोनों को हमेशा लाइव तार में लगाया जाता है, यानी कि गर्म तार में लगाया जाता है। अगला सवाल है कि विद्युत झटका क्यों लगता है? धारा प्रवाह से, वोल्टेज से, ऊर्जा से, शक्ति से। तो इसका आंसर क्या होगा? धारा प्रवाह से हमें विद्युत का झटका लगता है। अगला सवाल है कि अर्थिंग न होने पर उपकरण का बाहरी भाग सुरक्षित, गर्म, आवेशित हो सकता है, टूट जाता है। तो क्या हो सकता है? अर्थिंग ना होने पर उसका बाहरी भाग आवेशित हो सकता है और हमें झटका लग सकता है। ठीक है, आवेशित इसको होने से बचाने के लिए हम लोग अर्थिंग का यूज़ करते हैं। अगला सवाल है कि घरेलू परिपथ में सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? स्विच, बल्ब, फ्यूज और प्लग क्या है? घरेलू जब परिपथ होता है सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? फ्यूज होगा। फ्यूज सबसे सुरक्षित साधन है लाइट मतलब लगने से बचने के लिए। धातुएं सामान्यतः कैसी होती है? भंगुर होती है, चालक होती है, गैसीय होती है, नरम होती है। तो हम लोग क्या जानते हैं? धातुएं चालक होती है, जो विद्युत और ऊष्मा का चालन करती है। अगला सवाल देखते हैं कि अधातुएं कैसी होती है? बताओ, ये अधातुएं कैसी होती है? तो ये कुचालक होती है, मतलब ये विद्युत का चालन नहीं करती है। अगला सवाल है कि लोहा किस प्रकार का धातु है? क्षारीय है, संक्रमण है, अल्कली है, अधातु है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? संक्रमण। ठीक है, लोहा जो है संक्रमण धातु है। अगला क्वेश्चन है कि धातु में तन्यता का अर्थ क्या है? तार बनाना, चादर बनाना, गलन, कठोरता। तो तन्यता का मतलब होता है कि उसको खींच करके लंबा तार के रूप में हम लोग बना सकते हैं। तो इसका हो जाएगा तार बनाना, तन्यता का अर्थ है तार बनाना। धातु में तन्यता का अर्थ क्या होता है? तार बनाना। यहाँ पर गलत आंसर दे दिया है, इसका आंसर सही होगा ये तार बनाना। ठीक है, अगला सवाल है कि धातुओं की चालकता का कारण क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, आयन। तो धातुओं में चालन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। अगला सवाल है कि अधातु का उदाहरण कौन सा है? तांबा, ये भी धातु है, ये भी धातु है, लोहा भी धातु है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गंधक। गंधक मतलब कि सल्फर, ये क्या है? एक अधातु है। अगला सवाल है कि धातु और अधातु की अभिक्रिया से क्या बनता है? जब धातु और अधातु अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? तो आंसर क्या होगा? लवण बनता है। ठीक है, जब धातु और अधातु अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। धातुएं प्रायः कौन सा आयन बनाती है? तो धातुएं हमेशा क्या कौन सा आयन बनाएगी? तो हमेशा धन आयन बनाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का नेचर होता है, और त्याग करने के बाद क्या बनाता है? तो धन आयन बनाता है। अगला सवाल है कि अधातुएं प्रायः कौन सा आयन बनाती है? तो अधातुएं ऋण आयन बनाती है। ठीक है, धातु धन आयन और अधातु कैसा बनाएगा? ऋण आयन बनाएगा। अगला सवाल है कि सोडियम पानी के साथ क्या करता है? प्रतिक्रिया नहीं करता है, तीव्र प्रतिक्रिया करता है, धीरे प्रतिक्रिया करता है। तो क्या करता है? बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है, इसलिए सोडियम को हमेशा किरासन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है
कि धातुओं का चमकीला होना क्या कहलाता है। तो जब धातुओं का चमकीला होना, इस गुण को कहते हैं हम लोग धात्विक चमक। धातुओं का चमकीला होना सिंपल आंसर है, धात्विक चमक आंसर हो जाएगा। आघात वर्धनीयता किससे संबंधित है? तार बनाना, चादर बनाना, घुलनशीलता और गलन। तो आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि उसको चादर बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चादर बनाना। इसका आंसर गलत दिया है। इसका आंसर क्या होगा? आघात वर्धनीयता का अर्थ होता है चादर बनाना और तन्यता का अर्थ क्या होता है? तार बनाना। अगला सवाल है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु इसमें से कौन सी है? हल्की भी होनी चाहिए और धातु भी होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा इसका आंसर। सबसे हल्की हल्की धातु होती है। पारा किस अवस्था में पाया जाता है? तो पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में ये पाया जाता है। अगला सवाल है कि धातुओं का उपयोग क्यों अधिक है? मतलब इसका यूज हम लोग क्यों ज़्यादा करते हैं? ये महंगी है, कठोर व चालक होने के कारण, रंगीन होने के कारण। तो ये चालक होने के कारण इसका यूज ज़्यादा होता है। मतलब लाइट में हम लोग करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, तांबा जो है हम लोग लाइट में यूज करते हैं। अगला सवाल है कि अधातु गंधक की प्रकृति कैसी होती है? अधातु जो गंधक यानी कि सल्फर, उसकी प्रकृति कैसी होती है? चालक, कुचालक, तन्य, चमकीली। तो क्या हो जाएगा? अधातु हम लोग जानते हैं कि अधातु जो है कुचालक होता है। अगला सवाल देखते हैं कि धातु का उदाहरण जो बिजली का अच्छा चालक है कौन है इसमें? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सभी। तो क्या है इसका जो सबसे अच्छा चालक जो होता है? तांबा होता है। ठीक है, वैसे तो लोहा भी चालक है, एल्युमिनियम भी है, लेकिन जब अच्छा पूछे तो इसमें तांबा होना चाहिए था आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि धातुएं प्रायः किस प्रकार के बर्तन में प्रयोग होती हैं? धातुएं प्रायः किस प्रकार के बर्तन में प्रयोग होते हैं? प्लास्टिक, कांच, स्टील, लकड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कांच। ठीक है, कांच, स्टील। धातुएं प्रायः किस प्रकार के बर्तन में प्रयोग? ये क्वेश्चन कुछ अजीब नहीं लग रहा है? धातुएं किस प्रकार के बर्तन में, तो क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है। आगे देखते हैं हम लोग कि अधातुओं का उपयोग माचिस में, मतलब जो माचिस में हम लोग यूज करते हैं, किस अधातु का यूज करते हैं हम लोग? फास्फोरस, सोडियम, लोहा, तांबा। तो हम लोग फास्फोरस का यूज करते हैं, लाल फास्फोरस का यूज करते हैं हम लोग अधातुओं का माचिस के तिल्ली में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि धातुओं की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता, चालकता, ध्वन्यता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ध्वन्यता कहलाएगा। मतलब जो धातुओं का इस गुण को क्या कहते हैं? ध्वन्यता कहते हैं। अगला सवाल है कि धातुएं सामान्यतः ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, सभी होती है। तो क्या हो सकती है? धातुएं जो है सामान्यतः कैसी होती है? इनमें से सभी प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सभी। अगला सवाल है कि धातुओं का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है? कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, शून्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धातुओं का जो गलनांक है अधिक होता है। ठीक है, धातुओं का, धातु है यहाँ पे, हम वहाँ पे अधातु मिस्टेक से पढ़ दिए थे। तो क्या हो जाएगा? धातुओं का गलनांक जो है अधिक होता है। अगला सवाल देखते हैं कि एल्युमिनियम का उपयोग तार में क्यों नहीं किया जाता है? भारी होता है, कुचालक होता है, कम चालक होता है, अधिक प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अधिक प्रतिरोध के कारण एल्युमिनियम का उपयोग हम लोग तार में नहीं करते हैं, हम लोग तांबा का यूज करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है एल्युमिनियम का यूज तो करते हैं, लेकिन मतलब जो लाइव तार लाने में हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है अधिक होता है तांबे के मुकाबले। अगला सवाल है कि तांबा किस कारण लोकप्रिय है? सस्ता है, अच्छा चालक है, हल्का है। तो क्या हो जाएगा? अच्छा चालक होने के कारण तांबा का यूज हम लोग अधिक करते हैं। अगला सवाल है कि धातुओं की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन से होकर क्या बनाती है? मतलब धातुओं की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन से होकर बनती है क्या? जल, क्षार, ऑक्साइड और लवण। तो आंसर क्या होने वाला है? आंसर हो जाएगा इसका ऑक्साइड। धातुएं जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो ऑक्साइड बनाती है। अगला सवाल है कि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्या बनाती है? अम्लीय ऑक्साइड, तो क्षारीय ऑक्साइड, लवण और गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय ऑक्साइड। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे कि अधातुएं जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। और धातु जो है ऑक्सीजन से करके क्या बनाती है? ऑक्साइड या क्षारीय प्रकृति का बनाता है। तो ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? दहन, क्षारण, अपघटन, संयोजन। तो क्या होता है?
क्षारण का, मतलब संक्षारण का, उसका धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो संक्षारण का उदाहरण है। अगला सवाल है कि शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है? केवल तंत्रिका तंत्र, केवल हार्मोन, तंत्रिका एवं हार्मोन दोनों, केवल मस्तिष्क? तो आंसर क्या होने वाला है इसका? आंसर हो जाएगा तंत्रिका एवं हार्मोन दोनों मिल करके नियंत्रण एवं समन्वयन का कार्य करते हैं। अगला सवाल है कि हार्मोन कहाँ बनते हैं? हड्डी में, ग्रंथियों में, मांसपेशियों में, रक्त में? तो हार्मोन जो है ग्रंथियों में बनते हैं, हार्मोन ग्रंथियों में बनते हैं। अगला सवाल है कि हार्मोन सीधे किस में मिलते हैं? पसीना में, मूत्र में, रक्त में, लसिका में? तो डायरेक्ट वो रक्त में मिलते हैं, हार्मोन डायरेक्ट रक्त में मिलते हैं। अगला सवाल है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? सहायक ग्रंथि, मुख्य ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, सहायक हार्मोन? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला सवाल है कि इंसुलिन हार्मोन किससे संबंधित है? वृद्धि से, रक्त शर्करा से, थायराइड से, प्रजनन से? तो इंसुलिन की कमी से जो है शुगर का रोग होता है, मतलब तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रक्त शर्करा, ठीक है, ब्लड शुगर। रक्त शर्करा जो है मतलब ब्लड में जो शर्करा जो है चीनी की मात्रा जो है इसको नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन करता है, और ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन किससे संबंधित है? तो रक्त शर्करा से संबंधित है। अगला सवाल है कि थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। अगला सवाल है कि एड्रिनल ग्रंथि किस स्थिति में सक्रिय होता है? विश्राम में, नींद में, भय और तनाव में, भोजन में? तो जब भय और तनाव आता है तो एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भय और तनाव में। जब हमें डर लगता है और ज़्यादा टेंशन होता है तो एड्रिनल ग्लैंड जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अगला सवाल है कि पौधों में नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका द्वारा, हार्मोन द्वारा, रक्त द्वारा, श्वसन द्वारा? तो आंसर क्या होगा? हार्मोन द्वारा। पौधों में जो नियंत्रण है हार्मोन द्वारा होता है। अगला सवाल है कि ऑक्सीन हार्मोन किससे संबंधित है? जड़ वृद्धि, तना वृद्धि, पत्ती झड़ना, फूल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तना वृद्धि, ठीक है। ऑक्सीन हार्मोन जो है पेड़ पौधों में किस काम में आता है? तो तना वृद्धि में काम आता है। अगला सवाल देखते हैं कि जिबरेलिन्स का कार्य क्या है? फूल झड़ना, वृद्धि बढ़ाना, पत्ती मुड़ना, बीज नष्ट होना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि बढ़ाना, ठीक है। जिबरेलिन क्या करता है? वो वृद्धि करता है। अगला सवाल है कि तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? धीमी तंत्रिका तंत्र का कार्य जो है धीमी प्रतिक्रिया है, त्वरित प्रतिक्रिया है, वृद्धि है, प्रजनन है? तो क्या होगा इसका आंसर? बहुत तेज गति से काम करता है कौन? ये तंत्रिका तंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये त्वरित प्रतिक्रिया। अगला सवाल है कि रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रित होती है मस्तिष्क से, मेरुरज्जु से, हृदय से, फेफड़े से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु से। रिफ्लेक्स जो प्रतिक्रिया है किससे होता है? तो मेरुरज्जु से होता है। अगला सवाल है कि हार्मोन की क्रिया कैसे होती है? बहुत तेज, धीमी, पर अस्थायी, तत्कालिक, क्षणिक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धीमी पर अस्थायी, ठीक है। हार्मोन की क्रिया जो है धीमी होती है और जो तंत्रिका तंत्र की क्रिया है बहुत तेज होती है, याद रखेंगे इसको। अगला सवाल है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? अभी हमने ऊपर बताया था मधुमेह जो है यानी कि डायबिटीज़, यानी उसको शुगर भी हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला सवाल है कि पादप हार्मोन कहाँ बनते हैं? जड़ में, तना में, पत्ती में, सभी भाग में? तो पादप हार्मोन जो है कहाँ पर बनता है? तो सभी भाग में बनता है। जड़ में भी बनता है, तना में भी बनता है, पत्ती में भी बनता है। अगला सवाल है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सिर में, गला में, पेट में, हृदय में? तो थायराइड ग्रंथि जो है गला में स्थित होती है, हमारे गला में। इसीलिए जब थायराइड ग्रंथि में गड़बड़ी हो जाती है तो गला सूज जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन, डेंड्रॉइड, एक्सॉन, सिनेप्स? आंसर क्या होगा?
न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं और ये सब जो है तंत्रिका कोशिका के भाग हैं, डेंड्रॉइड, एक्सॉन और सिनेप्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। अगला सवाल है कि तंत्रिका संदेश किस रूप में होते हैं? रासायनिक रूप में, विद्युत रूप में, ऊष्मीय रूप में, प्रकाश रूप में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत रूप में तंत्रिका संदेश एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अगला सवाल है कि सिनेप्स का कार्य क्या है? सिनेप्स हार्मोन बनाता है, संदेश संप्रेषण करता है, रक्त प्रवाह करता है, श्वसन करता है। तो सिनेप्स जो है संदेश का संप्रेषण करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह संदेश को ट्रांसफ़र करता है, सूचनाएं को ट्रांसफ़र करता है। एड्रिनल हार्मोन को क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन, आपात हार्मोन, पाचन हार्मोन, लैंगिक हार्मोन? तो एड्रिनल हार्मोन को हम लोग कहते हैं आपात हार्मोन, मतलब जब हम लोग को डर लगता है या फिर तनाव होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको आपात हार्मोन कहते हैं। अगला सवाल है कि पौधों में स्पर्श अनुक्रिया कहलाती है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, थियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थिग्मोट्रोपिज्म। पौधों में जो स्पर्श अनुक्रिया है, मतलब छूने के बाद पौधे अनुक्रिया करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। स्पर्श अनुक्रिया, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? स्पर्श अनुक्रिया। अगला सवाल है कि हार्मोन की अधिकता से क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं होता है, रोग हो सकता है, ऊर्जा बढ़ती है, वृद्धि रुकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रोग हो सकता है। जब हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है? रोग हो सकता है, असंतुलन रोग हो सकता है। यहाँ पे व्याख्या में दिया गया है असंतुलन रोग हो सकता है। तंत्रिका तंत्र के भाग, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं और सभी। तो तंत्रिका तंत्र के कौन से भाग है? मस्तिष्क भी है, मेरुरज्जु भी है, तंत्रिकाएं भी है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? सभी। अगला सवाल है कि पादप हार्मोन एथिलीन किससे संबंधित है? एथिलीन जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फल को पकाता है कौन? एथिलीन हार्मोन। ठीक है, इसको एसिटिलीन भी हम लोग बोलते हैं। अगला सवाल है कि हार्मोन नियंत्रण किससे अधिक होता है? रिफ्लेक्स, वृद्धि, त्वरित क्रिया, मांसपेशी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि। हार्मोनल नियंत्रण जो है वृद्धि का काम करता है। अगला सवाल है कि तंत्रिका तंत्र किस में नहीं पाया जाता है? मनुष्य में, मछली में, पौधे में, पक्षी में? तो किस में नहीं पाया जाता है? तो पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, सिर्फ जीवों में पाया जाता है। अगला और लास्ट सवाल है कि नियंत्रण एवं समन्वय का उद्देश्य क्या है? गति, संतुलन, शरीर क्रियाओं का नियमन, ऊर्जा? तो नियंत्रण और समन्वय का काम क्या है? इसका काम है संतुलन का काम करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संतुलन। यहाँ पे स्कोर बताएगा कितना स्कोर आपका आया। तो जैसे ही आप टेस्ट लगाएंगे आपका स्कोर बताएगा। तो इसका लिंक कमेंट में दे दिया गया है। आप करेंगे क्या? ये वीडियो के बाद तुरंत जाएंगे और लिंक पर क्लिक करके टेस्ट लगाएंगे और आपका कितना स्कोर आया कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।